प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज आपसे ज्योतिष का एक बड़ा अच्छा सिद्धांत आपको बता रहा हूं, जिसमें आचार्यवर ये लिखते हैं कि अगर जन्म कुंडली के दशम स्थान से, जहां से मूलतया व्यक्ति के सामाजिक प्रतिष्ठा और ऊंचाइयों का अध्ययन किया जाता है, तो जन्म कुंडली के दशम स्थान से अगर शनिदेव का संबंध बन जाए, मतलब या तो दशम भाव के स्वामी को शनिदेव देख लेते हों, या जन्म कुंडली के दशम स्थान पर शनिदेव बैठे हों, या स्वतः कहीं से भी शनिदेव की दृष्टि दशम स्थान पर हो, दशमेश को देख लिया, दशम भाव में बैठ गए, या दशम भाव को देख लिया, है ना। तो ऐसी जो स्थिति होती है, उस व्यक्ति के जीवन में प्रोफेशनलिज्म बहुत ऊंचे स्तर तक का होता है, उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इतना ही नहीं, आप उसको एक बात ये भी कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को ना किसी के जाने और खोने रहने का कोई गम विशेष नहीं होता। गए तो जाओ, आ गए तो स्वागत है। समझ रहे होंगे आप मेरी बात कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा किसी के जाने के गम में नहीं होते, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा किसी की परवाह भी नहीं करते। हाँ, पर उनका सबसे ज़्यादा ध्यान उनके करियर और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने में होता है। एक बात और भी है, इनके जीवन में जितना भी अनुशासन आता है, ये किसी और से नहीं बल्कि इनके माता और इनके पिता से ही आता है। बाकी और कोई दूसरा इन्हें अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ा सकता। बहुत दूर गए तो नाना नानी यहां से आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। मतलब यहां ये व्यक्ति अनुशासित होगा। पंक्चुअलिटी बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन स्तर की होती है। ये अपने काम के साथ कभी समझौता नहीं करते। दरिया दिली इनमें होती है, लेकिन वो दिखाते नहीं है, प्रकट नहीं करते। मतलब प्रेम है, पर वो बार बार उस बात को प्रकट नहीं करेंगे कि हाँ भाई मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। निश्चित रूप से वो प्रकटीकरण उनमें वैसा वाला नहीं होता। एक बात और भी है, ये अपने काम के साथ कभी भी समझौता नहीं करते, बेहतरीन होते हैं। पेशेवर प्रवृत्ति होती है, अनुशासन के साथ किसी काम को करने की मनसा रखते हैं, और दूसरा काम को अधूरा भी नहीं छोड़ते। जब तक एक काम पूरा ना हो जाए तब तक उसमें लगे रहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, जो आपके सामने मैंने कुंडली बनाई है, उसमें दशम स्थान के अधिपति गुरु के ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि है कि नहीं है। नवमांश चक्र में शनि यहीं बैठे हैं, और दशमांशा चक्र में लग्नेश होकर के उच्च के बैठे हैं। इसका अर्थ क्या होगा? ये तीनों ही बातें जन्म कुंडली के दशम स्थान से शनि की लागू हो गई। दशमेश को देख लिया, दशम भाव में बैठ गए। अब यहां पे ये जो बात होगी, वो व्यक्ति को निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा दूरगामी परिणाम प्राप्त करने वाली, या दूर तक अपने लक्ष्य का निर्धारण करना, मजबूत और अच्छे ऊंचे लक्ष्यों का निर्धारण करने वाली। चले तो काफिला चले, सरकार की संपत्ति का बेहतरीन इस्तेमाल करे, सरकारी बंगले में रहे, सरकारी गाड़ियों का योग बने, ऐसा वाला सुख शनिदेव दशम स्थान में दे देते हैं। जन्म कुंडली के नवम भाव में भी पापग्रह का बुरा होना, पापग्रह का बैठना बुरा नहीं होता। दशम स्थान में बैठना और अच्छा होता है। एकादशवें में बैठना तो सोने पे सुहागा है। हाँ, 12वें भाव में निश्चित रूप से वो असंतुलित हो सकते हैं जब वो अपनी राशि के ना बैठे। लेकिन नवम, दशम और एकादशवें भाव में, विशेषतया दशम और एकादशवें भाव में, ये बात आप लोगों को समझना हो, तो ये बात जान जाइए कि दशम और एकादशवें भाव में पापग्रह का बैठना कभी बुरा नहीं होता। उपचय भाव हैं ये, और ये वृद्धि करते हैं। इस वजह से ये जो सिद्धांत है, आप लोगों को अपनी कुंडली पे लागू करके देखना चाहिए, और ये किसी भी वर्ग चार्ट पे लागू होगा। व्यक्ति का जो कार्य क्षेत्र होगा वो बहुत ही ज्यादा मजबूत और एस्टेब्लिशमेंट को प्राप्त करता है। अब आइए यहां से मूल कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। ये जिनकी कुंडली है, ये कुंडली मेरे पास आई है भोपाल से। इनके कुछ प्रश्न हैं, वो मैं पढ़ देता हूं। प्रश्न है सामान्यतः जीवन में कि पहले व्यक्ति
इनके प्रश्न बड़े अद्भुत हैं। अब मैंने कार्यक्रम में एक नई बात जोड़ी है कि लोगों के प्रश्न मैं थोड़ा पढ़ करके सुना भी रहा हूँ। इस वजह से आप लोगों को थोड़ा मदद मिलेगा कि इन्होंने लिखा कि इसने बीए एलएलबी किया है। अब सवाल ये उठता है कि बीए एलएलबी क्यों किया? प्रश्न ये उठता है कि ग्रह ऐसे कौन से एक्टिव थे जिसने व्यक्ति को लॉ की तरफ मोड़ ले गए, या जिस तरफ व्यक्ति का रुझान बढ़ा वो एलएलबी का ही क्षेत्र क्यों था, कानून क्यों? तो याद करिए, जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी और जन्म कुंडली के शनि दोनों एक दूसरे से केंद्र में हैं, और जन्म कुंडली में गुरु का संबंध शनि से बन रहा है। जन्म कुंडली के 6वें स्थान के स्वामी जो शनि हैं वो मंगल के साथ दशम स्थान में बैठे हैं। जन्म कुंडली के 6वें स्थान के स्वामी जो बुध हैं वो शनि से दृष्ट हैं। मंगल और शनि दोनों दशमांशा चक्र में उच्च के हैं। शनि और गुरु दोनों एक दूसरे को दशमांशा चक्र में देख रहे हैं। उसके बाद देखिए, तो जन्म कुंडली में नवमांश के बाद पहले दशमांशा चक्र में शनि का संबंध गुरु से। इसका अर्थ हुआ कि नवमांश चक्र में तो गुरु और शनि का कोई प्रत्यक्ष संबंध विशेषतया नहीं बन रहा है ना, लेकिन फिर भी जो लग्न चक्र है और नवमांश के बाद दशमांशा चक्र है उसमें शनि और गुरु, शनि और मंगल, 6वें भाव से शनि मंगल आदि ग्रह, ये 2-3 ग्रह का संबंध अगर बन जाता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से कानून की पढ़ाई पढ़ने वाला होता है। इसको आप बिल्कुल भी झुठला नहीं सकते। तो जो एक स्तर तक व्यक्ति की पढ़ाई हुई बीए एलएलबी की, वो इस वजह से हुई क्योंकि इस कुंडली में उसके योग उपस्थित थे और मजबूती से उपस्थित थे। अब जरा ध्यान से देखिए, तो फिर व्यक्ति क्या करता है? फिर लिखा इन्होंने कि जिसके पश्चात विदेश से मास्टर्स की डिग्री ली है, उसके कुछ समय बाद एक प्रतिष्ठित प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ाया भी है, पर उनका मन अध्यापन में कतई नहीं लगा, इसलिए वो टीचिंग वाली नौकरी छोड़ चुकी हैं और उसे हमेशा से नौकरी सरकारी करने की प्रबल इच्छा है। इसी दिशा में वह यूपीएससी की तैयारी में संलग्न है। पूर्व में भी उसने प्रयास किए पर एक बार बहुत कम मार्जिन से रह गई थी। एक बार एक पेपर तो निकाल लिया, एक में रह गया, परंतु जुनून के चलते अभी भी प्रयास कर रही हैं। आगे लिखती हैं, इनके कुछ प्रश्न हैं, करियर, व्यवसाय, मकान, वाहन, सुख, भाग्य, स्वास्थ्य, विदेश यात्रा, विवाह की संभावना और आदि आदि प्रश्न जो सामान्यतः किसी व्यक्ति के हो सकते हैं। तो मैंने मूलतः आप लोगों से क्या चर्चा की कि व्यक्ति किस तरफ गया तो क्यों गया। अब आगे जो वो सोच रहा है वो क्या वो सही है, वाजिब है, तो उसका उत्तर दशमांशा चक्र देगा। याद रखिए, जन्म कुंडली का दशमांशा चक्र आपके करियर के संपूर्ण उहापोह की स्थिति से आपको बाहर निकाल के खड़ा कर देता है। मंगल उच्च के हैं, प्रशासनिक सेवाओं के लिए उनकी जिम्मेदारी बनती है। लग्नेश उच्च के हैं, लक्ष्मी संपन्न योग बनाते हैं। और जन्म कुंडली में गुरु और शनि, याद करिए ये दोनों ग्रह गंभीर ग्रह हैं, मंद गति से चलने वाले दीर्घ आकार के ग्रह हैं, और जब कभी भी इनका संबंध दशम स्थान से बन जाता है तो ये ऐसे लक्ष्य का निर्धारण जातक से कराते हैं जो देर से सफल हो, या दूसरा उसमें सफलता मिलेगी पर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। हो सकता है कि आपको 1-2 बार असफल होना पड़े, पर ये बहुत सामान्य बात है। लेकिन जन्म कुंडली में गुरु, जन्म कुंडली में शनि और जन्म कुंडली में मंगल, ये तीनों बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। इस वजह से हम इस बात का निर्धारण या इस बात का निर्णय ले सकते हैं कि व्यक्ति जो भी लक्ष्य हाथ में लेगा उसको प्राप्त करने में सफल होगा। दूसरा, अगर आप देखें तो जन्म कुंडली में शनि का संबंध द्वितीय भाव से है, द्वितीय भाव पे केतु बैठे हैं। द्वितीय भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव है, द्वितीय जन्म कुंडली में शनि मंगल के संपर्क में है। बहुत ध्यान से समझिएगा, द्वितीय भाव के अधिपति मंगल हैं जो दशम स्थान में बैठे हैं, और केतु द्वितीय भाव में है और शनि का संबंध है। तो ध्यान से देखें तो शनि की तीसरी दृष्टि और केतु बैठ गए और मंगल की राहु राशि बन गई। राहु और मंगल शनि का प्रभाव आ गया जन्म कुंडली के लग्न चार्ट के द्वितीय भाव पे। नवमांश चक्र के द्वितीय भाव के स्वामी बुध के ऊपर जो मंगल की राशि में ही बैठे हैं, शनि और मंगल से दृष्ट हो गए। यहां पर भी द्वितीय भाव के ऊपर शनि मंगल का प्रभाव पड़ा। दशमांशा चक्र में द्वितीय भाव के स्वामी शनि हैं जो उच्च के हैं, राहु के साथ हैं, और शनि और मंगल दोनों का संबंध जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति धन जो कमाएगा वो अपनी मेहनत का कमाएगा, और मेहनत करके कमाएगा। उसे जिस विषय में दिलचस्पी नहीं होगी वो उसे कभी भी नहीं करना चाहेगा।
जो शनि और मंगल से प्रभावित होते हैं वो अपनी शर्तों पे काम करते हैं। अब एक बात आप लोगों को बड़ा अंतर स्पष्ट कर देता हूं, इसको ऐसे समझिए। अंतर स्पष्ट है कि शनि और मंगल से जो प्रभावित होते हैं वो अपनी शर्तों पे काम करते हैं, प्रोफेशनलिज्म उनमें ज्यादा होता है। जो गुरु और शुक्र से प्रभावित होते हैं, जो गुरु से प्रभावित होते हैं वो सुखी होते हैं। और ध्यान से समझिए, बहुत महीन महीन एकदम बारीक वाली बात है। जो गुरु से प्रभावित होते हैं वो सुखी होते हैं, और जो शुक्र से प्रभावित होते हैं वो धनी होते हैं। अंतर है ना? धनी होना और सुखी होना दो अलग अलग बातें हैं। गरीब भी सुखी है, धनी है फिर भी सुखी नहीं है। शुक्र वाले धनी हो सकते हैं पर सुखी हो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन गुरु वाले धनी भले नहीं होंगे लेकिन सुखी जरूर होंगे। अब आइए मूल विषय पे कार्यक्रम लाता हूं और इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। सबसे पहले पंचांग क्यों आवश्यक है? क्योंकि ग्रहों को यहीं से बल मिलता है। उत्तरायण के चंद्रमा, दक्षिणायन के चंद्रमा, उत्तरायण के पापक ग्रह, दक्षिणायन के पापक ग्रह, ये बहुत ज़्यादा मतलब इनका वर्गीकरण जो है वो आचार्यों के द्वारा बहुत गंभीरता से और बहुत सूक्ष्मता से किया गया है। इसमें विचार करते हैं तो सबसे पहले मार्गशीर्ष माह में जो जन्मे लोग होते हैं वो कभी कभी मतलब ऐसे सामान्यतया मार्गशीर्ष माह में जो लोग जन्मे होते हैं वो अपने निर्णय के पक्के होते हैं, लेकिन कई बार उनका निर्णय थोड़ा गलत भी सिद्ध होता है। इस वजह से हमें हर बार अपने निर्णय को बहुत समायोजित करके, दूसरों से सलाह मशविरा करके तब आगे बढ़ना होगा। दक्षिणायन में पापक ग्रहों का बल बढ़ता है। पापक ग्रह अर्थात शनि, मंगल, राहु, केतु। जब इनका बल बढ़ेगा, अब इसको मैं ऐसे आपकी भाषा में कहूँ तो जीवन में आपको सिद्ध करना पड़ेगा, थोड़ा घूम करके चलना पड़े, लक्ष्य तक पहुंचने में आपको थोड़ा भागना दौड़ना हाफना पड़े, या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति आसानी से जो चीज़ प्राप्त हो जाए उस पर विश्वास ना करे, थोड़ी मेहनत करके जब उसे मिले तब उसे लगे कि हाँ मुझे प्राप्त हुआ है। तो ऐसी बातें होती हैं। तो दक्षिणायन में पापक ग्रह का बल बढ़ता है और इस वजह से जीवन में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। हेमंत ऋतु में जन्मे लोग प्रेमी होते हैं और प्रेम विवाह करने में उनका विश्वास ज़्यादा होता है। सामान्यतया ये प्रैक्टिकल बिहेवियर वाले होते हैं, इस वजह से यहाँ पे ये बात समझ में आती है। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा कई बार व्यक्ति के जीवन में एक जैसी समरसता नहीं रखते, मतलब जीवन एक जैसा नहीं है, वो बदल रहा है और बार बार उसमें होने वाली घटनाएं, ऐसे सामान्यतः किसी भी व्यक्ति का जीवन एक जैसा नहीं होता, सरकारी नौकरी करने वाले को छोड़ दें तो, पर किसी का भी, बस ये तो एक ऐसी बात थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे जीवन में निरंतर कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट आ रहा है, नई नई चीज़ें, नया नया अनुभव और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। मतलब व्यक्ति के जीवन में नयापन रहेगा। शुक्ल अष्टमी के चंद्रमा पापक होते हैं, इस वजह से यहाँ पे आपको अपनी दिनचर्या फिक्स करनी चाहिए और कोई भी आपके कार्य में अवरोध ना हो, कुछ ऐसा परिपाटी बनाना होगा, एक जैसा मन रहे, मन गंदा ना हो और विकल ना हो। अब जैसे आपकी कुंडली में चंद्रमा को देखिए तो चंद्रमा के साथ शनि बैठे हैं, नवमांश चक्र में चंद्रमा पे राहु का प्रभाव है और कोई शनि का भी प्रभाव है, तो चंद्रमा यहाँ पे शनि राहु के प्रभाव में आ गए, गुरु से द्विद्वादश में चले गए। यहाँ चंद्रमा गुरु से केंद्र में है और दशमांशा चक्र में जो चंद्रमा है वो अकेले बैठे हैं, जिन पे राहु का प्रभाव है और बुध का प्रभाव है। इसका अर्थ है कि करियर को लेकर के व्यक्ति तर्क वितर्क करेगा और प्राप्त हुई विषय पे वापस अपने दिमाग को लगा करके अपने चंद्रमा अर्थात मन को कंपटीशन में लेके जाएगा। पर चंद्रमा जो जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी हैं वो छठवें भाव में बैठे हैं और छठवें भाव के स्वामी जो बुध हैं वो जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठकर वापस इसको देख रहे हैं। गुरु जो जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी हैं 12वें भाव को देख रहे हैं, मतलब कारोबार में या जो करियर है उसमें जो संपूर्ण मन लगाना है, जो संपूर्ण सुख है वो व्यक्ति का प्राप्त होने का योग बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ के बात करें, शतभिखा नक्षत्र राहु से प्रभावित ये नक्षत्र, और ऐसे लोगों को छोटे मोटे घाव, फोड़ा, फुंसी वगैरह होता रहता है। पेट में कई बार कब्जियत की समस्या भी देखने को मिलती है और सामान्यतया ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। उसके बाद हर्षण योग, बौ कर्ण, शूद्र वर्ण और राक्षस गण। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के कारण व्यक्ति में आक्रामकता, शठता, जड़ता और ईर्ष्या, द्वेष, थोड़ा बहुत छल कपट सब भरा है और यहाँ पे व्यक्ति राजसिक तत्व
और तामसिक प्रभाव दोनों से प्रभावित है। रजस और तमस तत्व से प्रभावित होता हुआ व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। इस वजह से हमें यहाँ से अपने आप को और भी आगे बढ़ाते हुए गुणों से, इस प्रकार के गुण जो राजसिक और तामसिक हो, इनसे अपने आप को मुक्त करके शुद्ध, बुद्ध, चैतन्य, ज्ञानी, गुणी, सुखी, सात्विक, अच्छी प्रवृत्ति, श्रेष्ठ मंतव्य, अच्छा आचरण, सदाचार, दया, क्षमाशीलता, इसका संचार अपने जीवन में करना होगा। क्योंकि शूद्र वर्ण और राक्षस गण ये कई बार आपके दाम्पत्य को भी इरिटेट करता है। और इसका दूसरा कारण लग्न कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा शनि, नवमांस चक्र में वृश्चिक के बुध, जिनके ऊपर शनि मंगल का प्रभाव, ये ठीक नहीं होता। और उस बुध के ठीक पीछे सूर्य राहु के साथ बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं दाम्पत्य को थोड़े बहुत उल्टे पुल्टे प्रभावों में या प्रसंगों में लेके जाते हैं। तो आपको वहां थोड़ा बच के रहना होगा। या दूसरा, मंगल यहाँ वृष राशि में बैठे हैं, मंगल यहाँ धनु राशि में बैठे हैं शुक्र के साथ। तो इस आधार पर कि व्यक्ति को प्रेम हो और वही सच्चा हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। या व्यक्ति जिस पे विश्वास कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका सच्चा हृदय से, आपका हितैषी हो, आपको प्रेम करने वाला हो। इस वजह से प्रेम संबंधों में ठोक पीट लेना चाहिए। बहुत आसानी से किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे पास एक कुंडली आई थी, बेंगलोर की कुंडली, लिव इन में रहते हैं और विवाह करते नहीं हैं, बच्चा जो है वो होने को रह जाता है, और उसके बाद जबरदस्ती उस लड़के से विवाह किया जाता है। लड़की, बच्चे को, मतलब वो जो लड़की थी उसको बच्चा भी हो गया, लड़का गायब, बच्चा होते लड़का गायब। आजकल के संबंध ऐसे होते हैं। और जिसकी कुंडली में मंगल कमजोर हो या मंगल बहुत अच्छे ना बैठे हो, उनको तो विवाह से पहले 10 बार सोचना चाहिए, इसलिए कि आपके निर्णय में संतुलन कभी भी बेपटरी पे जा सकता है। तो मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि हमें अपने विवाह को संभालने से पहले, विवाह करने से पहले अच्छे तरीके से उसको जांचना होगा, कुंडली मिलान करनी होगी, और बहुत अच्छे तरीके से जब सारी चीजें परिपक्व दृष्टि से समझ में आ जाए, तब उस विवाह को आगे बढ़ाना होगा, है ना। वैसे मैं यहीं पे ये बात बता देता हूं, तो धनु राशि धनु लग्न, मीन कुंभ राशि कुंभ लग्न, और वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों से विवाह किया जा सकता है। मित्र राशियां कर्क और वृश्चिक की हैं। शत्रुता न करें मेष, सिंह और धनु वालों से। विवाह की दिशा उत्तर हो तो ज्यादा अच्छा है। विवाह का समय आपकी कुंडली में 2027 के जनवरी के बाद वैसे भी आ जाएगा। विवाह पहले हो तो भी कोई गड़बड़ी नहीं है। हम करियर को आगे रख करके, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, ये बहुत मायने की बात है, जिससे सनातन धर्म को भी नुकसान हो रहा है। हालांकि धर्म कभी नुकसान में नहीं होता, सनातन को कभी किसी, आप पालन करें ना करें, उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है। मंदिर जाएं ना जाएं, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, वो शाश्वत है ना। जिस तरीके से भगवान का कोई नुकसान नहीं होता है, भगवान को तब नुकसान होता है जो भक्त का नुकसान होता है ना। वैसे ही सनातन को ना मानने से सनातन धर्म को, वैदिक धर्म को कोई नुकसान नहीं होता है। पर फिर भी अगर ये बात समझे तो आपको ये बात समझनी होगी कि वक्त पे अगर सारा काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो आजकल क्या है ना कि लोग अपने करियर को सेट करने के चक्कर में समय पे संस्कार भी नहीं करवा रहे। विवाह संस्कार है, आप इसको समय पे हो जाने दीजिए, बाद में विवाह के बाद आप पढ़ाई करते रहिए। अब समस्या ये है कि मानव मन, व्यक्ति का मन पे नियंत्रण नहीं है, तो उससे ये लगता है कि विवाह के बाद वो पढ़ नहीं पाएगा, फिर वो किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश करने लगेगा। अगर मन पे कंट्रोल करके बैठे हैं तो विवाह का वस्तुतः असली अर्थ होता है मर्म को जानना, जीवन को समझना, है ना। तो इस वजह से ये संस्कार है, आप इसको समय पे हो जाने दीजिए। विवाह के बाद भी आपकी नौकरी के योग बनेंगे। और मैं ये बात पूरे स्थिति से, मजबूती से ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा समझ में आता है कि नहीं पंडित जी, जब तक करियर ना हो सेट तब तक तो विवाह कैसे ही करेंगे। और ये सोचते सोचते 40 वर्ष के हो जाते हैं। धर्म की हानि, आयु की क्षीणता, संतान होगा नहीं, फिर आप परेशान रहेंगे, और फिर आपके पास अगर नौकरी मिल भी जाती है तो आप मशीन बन के रह जाते हैं, कुछ होता नहीं है। इस वजह से इस बात का भी चिंतन करना होगा, है ना। तो पंचांग के बाद अब मैं आपसे आपकी कुंडली के डिग्री पे अध्ययन करता हूं, कौन सी कुंडली में ग्रह कितने डिग्री पे बैठे हैं।
अब बात डिग्री की करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो ठीक है, डिग्री में मीन लग्न की कुंडली के लिए सूर्य होते हैं छठवें भाव के स्वामी। अच्छी बात है, छठवें भाव में विषम संख्या की राशि का बनना अच्छी बात मानी जाती है, यह शुभ होता है। और सूर्य जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी होकर यहाँ देखिए बैठे हैं 8 नंबर की राशि में नवम भाव में। ये पहला भाव है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां। तो नौकरी भाव के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हों, इसके दो सिद्धांत। भाव फल ये कहता है कि छठवें भाव के स्वामी जब कभी नवम भाव में बैठे हों तो वो उस व्यक्ति का जो जैसे कहते हैं नौकरी के लिए सीट की सुरक्षा, वो सुरक्षित रहती है, उसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं होती। और उसके बाद उसके साथ गुरु बैठे हैं, जो अब एक पक्ष यहाँ ये भी कहेगा कि छठे भाव के स्वामी का संबंध चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ और दशम भाव के स्वामी के साथ। ये इतनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि ये नौकरी के लिए सबसे प्रबल योग माना गया है। ज्योतिष में नौकरी के लिए इससे ज्यादा मजबूत योग कुछ नहीं होता है। द्वितीय भाव में केतु बैठे हैं तो निश्चित रूप से अनुभवों के साथ व्यक्ति के पास नौकरी और पैसे आएंगे। लाभ भाव के स्वामी जन्म कुंडली में धन भाव में, अपने भाव से दूसरे भाव में जा रहे हैं तो धन भाव का योग बनाएंगे। स्वग्रही बैठे हैं तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मंगल उच्चाभिलाषी हैं। गुरु, बुध और सूर्य जैसे 3 सात्विक प्रवृत्ति के ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में हैं। बुध वैसे राजसिक होते हैं और गुरु और सूर्य सात्विक होते हैं। तो भाग्य भाव में सात्विक ग्रहों का बैठना भाग्य में सात्विकता या जीवन में सात्विकता की वृद्धि करे। ऊंची शिक्षा, ऊंचे लोगों से पहचान और बड़ी अच्छी गंभीर शिक्षा, ये अध्ययन अध्यापन का जो योग होता है, गुरु बुध, गुरु मंगल, गुरु सूर्य, ये सब शिक्षक ही तो बनाते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे आईएएस का योग भी वहीं से देखा जाता है। तो सूर्य का बल 12 अंश का है। अब जरा विचार करिए, तो लग्न बना है 6 अंश का उत्तरा भाद्रपद, ये शनि का है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का 6 अंश का पहला चरण होगा। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जिसके स्वामी शनि हैं, और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं जिसमें उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण के स्वामी सूर्य हो जाते हैं। अब शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हो गए और पहले चरण के स्वामी सूर्य हो गए। और सूर्य जो बैठे हैं वो अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं। अब यहाँ पे शनि और सूर्य दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं। सूर्य के ऊपर शनि का प्रभाव भी है। इस वजह से ये दोनों जब एक साथ परस्पर दृष्टि एक दूसरे पर डाल लें या शनि का प्रभाव सूर्य पे हो जाए, इस वजह से ही व्यक्ति को कई बार संघर्ष मिलता है। ये जो असफलता मिली थी छोटे छोटे और कम अंकों से, वो इसी सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि के कारण मिली थी, क्योंकि सूर्य है रोशनी और शनि है अंधियारे। तो जब आपको लगा कि अब आप नौकरी के बिल्कुल करीब हैं, आपका सिंहासन चमकेगा, शनि की दृष्टि उसको तपाक से ढक देती है। यही कारण है। और असफलता का मूल कारण यही था कि जन्म कुंडली में सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि थी, गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि थी, क्योंकि गुरु आपको सुखी बनाना चाहते थे, धनी नहीं। और शनि उस भाव पर जहां गुरु बैठे हैं उस पर दृष्टि डाल करके मंद कर दे रहे थे। जरा ध्यान से देखिए, तो शनि और गुरु मंदगामी ग्रह हैं। जब भाग्य भाव पे इनका संबंध बनेगा तो भाग्य को मंद करेंगे, भाग्य उदय को मंद करेंगे। बजरंगबली की पूजा करनी होगी, देवी मैया की पूजा करनी होगी। क्लियर है। और सूर्य की दृष्टि पूर्णतया पराक्रम भाव पे है, तो कई बार भाई बहनों से छोटे मोटे मतभेद वक्त के हिसाब से होते हैं। और हालांकि गुरु और बुध जैसे 2 शुभग्रह भी तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नुकसान वाली नहीं होगी। चंद्रमा बैठे हैं पंचमेश होकर 12वें भाव में शनि के साथ 13 डिग्री पे। उनकी भी दृष्टि नौकरी, साहस, बल, पराक्रम की वृद्धि करेगी, क्योंकि वो 13 अंश पे हैं, तो वो भी अपनी दृष्टि बल का बल जातक को देंगे, मतलब जातक को साहसी बनाएंगे। मंगल जन्म कुंडली में बैठे हैं 5 अंश पे। 0 से 6 अंश के नीचे का ग्रह दृष्टि में कम होता है। अब मीन लग्न की कुंडली के लिए भाग्येश का 10वें स्थान में बैठना ही केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाएगा। शुक्र के साथ बैठे हैं जो अष्टमेश हैं, केतु से दृष्ट हैं, तो व्यक्ति का धन, बल, मन, बुद्धि, चित्त थोड़ा बहुत धर्म में, आध्यात्म में, भविष्य को जानने में या भविष्य की सुरक्षा करने में, या ये नहीं तो बहुत सारे विषयों को जानने में, बहुत किसी भी विषय के तह तक जाने में, है ना, कि ये क्या है तो इसका रूट कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, बहुत डीप एनालिसिस करना। तो वो क्यों था? क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी शुक्र के ऊपर मंगल और केतु का प्रभाव था। मंगल और केतु परस्पर मित्रवत व्यवहार करते हैं, ठीक है। पर मंगल की दृष्टि लग्न पे नहीं जाएगी, न तो चौथे न तो पंचम भाव पे, इस वजह से क्योंकि उनकी डिग्री का बल कमजोर है।
बुध जो बैठे हैं वो 16 अंश पे बैठे हैं अनुराधा नक्षत्र में। शनि से दृष्ट होने से तकनीकी ज्ञान देंगे और अपनी संपूर्णतया दृष्टि से व्यक्ति के बेहतर कम्युनिकेशन के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। इसका अर्थ होगा कि यहाँ व्यक्ति में जो कृतज्ञता होगी, जो तार्किकता होगी, जो ऊंची दक्षता होगी, ये बुध के कारण होगी। धार्मिकता, चरित्रवान होना, कृतज्ञ होना, जितने भी सद्गुण होंगे ये सब बुध के कारण मिलेंगे। देवगुरु इस कुंडली में 28 अंश पे बैठे हैं और मीन लग्न की कुंडली में लग्नेश गुरु होते हैं। मीन लग्न के लोगों में ना एक बड़ी अद्भुत बात होती है कि ये दुखी मानसिकता के प्राय होते हैं। इसका कारण ये स्वयं हो जाते हैं। इनको दुख किसी दूसरे से नहीं होता, इनको दुख स्वयं से हो जाता है। उसका कारण है, बड़ा अंतर स्पष्ट करता हूं। ये इतने ज्यादा अच्छे होते हैं कि दुनिया इन्हें पचा नहीं पाती है। स्वयं, मैं ये बात हर बार कहता हूं कि ये दूसरों के दुख से स्वयं को उससे ज्यादा दुखी कर लेते हैं, है ना। जितना साधुता किसी एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, अगर कोई मीन लग्न का जातक हो और अगर वो साधु हो जाए तो उसकी साधुता उच्चतम स्तर को प्राप्त कर जाती है। दार्शनिकता एकदम पीक पे है, एकदम पीक पे, जिसको कहते हैं ना। क्या कहा कि मीन लग्न के जातक का जीना बड़ा कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि उनसे दूसरे का दुख देखा नहीं जाता और दुनिया दुखों से भरी पड़ी है। और जब जब वो आंख खोले तब तब दूसरों का दुख देखें, और जितनी बार वो दूसरे का दुख देखे तब स्वयं को दुखी कर ले। खुद रिक्शा करेंगे, पैसा भी खुद देंगे, खुद पैदल चलेंगे, अपने रिक्शे पे दूसरे को बिठाएंगे, भले ही क्यों ना पैर में घाव हुआ हो, है ना। तो इस तरीके की प्रवृत्ति मीन लग्न वालों की हो। मीन लग्न के नर हो तो सदैव दुखी, कई बार उन्हें दुख में होते देखा जाता है। हाँ, पर इनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, दार्शनिकता बहुत अच्छी होती है, देखने का नजरिया, बड़ा दृष्टिकोण बड़ा अच्छा होता है, इनका तर्क बल बहुत अच्छा है, इसमें कोई संशय नहीं है। ग्रास्प कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है ना। तो ऐसी सारी चीजें देखने को मिल जाती है। पर गुरु का बल यहाँ डिग्री के मामले में 28 अंश पे है। अब एक पक्ष उनको जरा अच्छा जरूर मिल जाएगा, क्योंकि लग्नेश ही यहाँ आत्मकारक हैं, और लग्नेश ही जब आत्मकारक होंगे तो स्वतः कुंडली का संपूर्ण बल लग्नेश पर आकर के टिक जाएगा। मतलब इसका अर्थ है कि लग्नेश को किसी के मुंह ताकने की आवश्यकता नहीं है। मैं लग्नेश हूं, मैं कुंडली का मालिक हूं, मैं भाग्य में बैठा हूं और मैं ही संपूर्ण हूं, क्योंकि मैं आत्मकारक हूं। भले मेरी दृष्टि कमजोर है पर मैं सिंह हूं। भाग्य में बैठा, जीवन में धर्म करना, आध्यात्म का मार्ग प्रशस्त होना, भाग्यशाली होना, भवन भूमि वाहन का सुख प्राप्त करना, सरकारी एजेंसी का लाभ प्राप्त करना, बड़े लोगों से पहचान बनाना, बड़े लोगों के बीच उठना बैठना, धर्म करना, दान करना, दयाशीलता, दानशीलता, परोपकार, सदाचार, सारा ये क्यों आएगा? क्योंकि गुरु भाग्य में बैठे हैं, धर्म में बैठे हैं। अब डिग्री उनकी ज्यादा है तो दृष्टि बल तो कम हुई, लेकिन आत्मकारक होने के कारण धर्म तो बना रहा। नौमांश चक्र में अपनी राशि के हो गए और आत्मकारक ग्रह की राशि बनी और उसी में बैठ गए। आत्मकारक ग्रह अपने ही नवांश में गया, ये महान राजयोग बन गया जो व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा से युक्त बना देता है। उसके बाद आत्मकारक ग्रह जहां देखे तो आत्मकारक ग्रह देखेगा क्यों नहीं? क्योंकि डिग्री बल कम है, लेकिन नौमांश में तो देखेंगे ना, क्योंकि नौमांश में तो यहाँ पे जो गुरु बैठे हैं वो 14 अंश पे बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि वो व्यय को नियंत्रित करेंगे। 14 अंश पे बैठे हैं तो उनकी दूसरी दृष्टि धन भाव पे जाएगी तो धन को संतुलित करेंगे, और चतुर्थ स्थान पे जाएगी तो बुद्ध के कारण धर्म, मन, मानसिक सुख, ज्ञान का सुख, दाम्पत्य का सुख, संतान का सुख और सारी चीजें आएंगी। दशमांशा चक्र में वो मेष राशि में बैठे हैं जहां के स्वामी मंगल उच्च के बैठे हैं। डिस्पोजिटर प्लेनेट आत्मकारक ग्रह यहां से उठ करके यहां बलवान और यहां भी बलवान, क्योंकि जहां यहां दशमांशा चक्र में आत्मकारक ग्रह जो है वो चतुर्थ स्थान में बैठा, जहां बैठे हैं मंगल की राशि में वो ग्रह बलवान होकर बैठा। दूसरा समझिए कि जहां मंगल बैठे उस भाव का स्वामी भी बलवान है, मतलब 75 A बराबर B बराबर C, इस वजह से A बराबर C हो गया। मंगल की राशि में गुरु बैठे, मंगल बैठे शनि की राशि में, मकर राशि में, और शनि की राशि जहां बनी है वहां मंगल बैठे हैं। मंगल जिस राशि में बैठे उस राशि का स्वामी शनि उच्च का है ना।
मतलब मंगल की राशि में गुरु बैठे, शनि की राशि में मंगल बैठे और वापस शनि उच्च के हो गए। इसका अर्थ होगा कि न्याय निश्चित रूप से होगा, हमें धैर्य धारण करना होगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। गुरु के बाद शुक्र की अगर बात करते हैं तो यहां शुक्र का बल व्यक्ति को संपत्ति इकट्ठा करने में महारत हासिल कराएगा। क्योंकि याद करिए, मैंने एक सिद्धांत बताया था, मंगल की दृष्टि अगर चतुर्थ भाव पे हो, चतुर्थ भाव पर अगर शुक्र की दृष्टि हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति धनी मानी होता है। अब सुखी आप कितने हैं, ये आपको इस बात पे तय होगी बात कि आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा 12वें भाव पे है। चंद्रमा मनसो जातः, कहा गया आश्रित्य चंद्र से बला बलानी ग्रहा प्रेक्षंत शुभा शुभानी। चंद्रमा पे सारे ग्रहों का बल आश्रित होता है। चंद्रमा से केंद्र में अगर ग्रह हैं, चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह नहीं, लेकिन चंद्रमा से केंद्र में इधर तो 3-3 ग्रह हैं, तो इस वजह से यहाँ चंद्रमा संतुलित है। व्यक्ति बुढ़ापे में भी सुखी होगा, भले आरंभ में उसे प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा, पर व्यक्ति के जीवन का जो उत्तरार्ध होगा वो बड़ा सुखी और बेहतरीन बनेगा। यहां तक मुझे लगता है कि मैंने भवन भूमि से संबंधित प्रश्न, यहां आपके करियर से संबंधित जो हुआ पोह की स्थिति थी उसको समाप्त किया, ग्रह की डिग्री के बारे में चर्चा की। अब शनि की डिग्री के बारे में बात करते हैं। शनि भी 24 अंश के हैं, इनकी भी दृष्टि धन भाव पे जाएगी, द्वितीय भाव पे केतु बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति को जो परिणाम मिलेगा वो थोड़ा विलंब से मिलेगा। कारण है क्योंकि द्वितीय भाव परिणाम का होता है और जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं, पंचम भाव भी परिणाम का होता है। तो द्वितीय भाव और पंचम भाव दोनों शनि से प्रभावित हो गए, पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि आ गई, इस वजह से परिणाम देर से मिलने का एक कारण यहां से स्पष्ट हो जाता है। लेकिन गुरु और शनि निश्चित रूप से व्यक्ति को चमकाते हैं थोड़े समय के बाद। इसमें भी वक्त आएगा 2027 के जनवरी के बाद, क्योंकि अभी जो दशा चल रही है वो मानसिक ऊहापोह, मन को विदीर्ण कर देने वाली, निचोड़ देने वाली चल रही है। जब तक 2027 का जनवरी नहीं आएगा तब तक परिणाम आपके पास सटने वाला नहीं है। हालांकि हमें अभी निरंतर अपने आप को बैठाने की दशा चल रही है, जलाने की चल रही है, रगड़ने की चल रही है। उसके बाद शनि जो है वो उनकी दृष्टि का बल नौकरी भाव पे जाए। हालांकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि छठे भाव पर कमज़ोर जा रही है, द्वितीय भाव पर भी कमज़ोर जा रही है और नवम भाव पर भी कमज़ोर जा रही है। सामान्यतः मीन लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव अच्छे नहीं होते, तो उनकी दृष्टि बढ़िया होता कि गुरु थोड़े और डिग्री में नीचे आ जाते और शनि की डिग्री मंद पड़ जाती, 0 से 6 अंश के शनि पड़ जाते तो अच्छा होता। लेकिन अब आप उसे रोक नहीं सकते, इस वजह से ऐसी कोई स्थिति बन जाती है। नवमांश चक्र में जो शनि बैठे हैं वो वृष राशि में बैठे हैं। ये बात पक्का है कि निश्चित रूप से ये शनि चतुर्थ भाव के स्वामी बुध के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ भी चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल शनि के साथ बैठे हुए हैं और जन्म कुंडली में ये जो स्थिति बन रही है चतुर्थ स्थान से शनि मंगल और बुध वाली, वो व्यक्ति को निश्चित रूप से एक से अधिक संपत्ति का योग बना रही है। तो शनि इस मामले में जातक की सुरक्षा कर रहे हैं अपनी दशा काल में कि इसी दशा काल में व्यक्ति को नौकरी मिलेगी और इसी दशा काल में व्यक्ति संपत्ति का मालिक भी बनेगा। जो दशा अभी 2040 तक लगभग चलेगी, 39 के अक्टूबर 39 के अप्रैल तक है। लाजवर्त धारण करना चाहिए, काल भैरव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए, है ना, नवग्रह कवच भी धारण करना चाहिए। ये सब चीजें आवश्यक होंगी। अनुशासन करना चाहिए, बिल्कुल पालन, अनुशासन का पालन 100% करना होगा। क्योंकि और एक बात और भी है, आप इस दशा काल में अपने परिणाम की चिंता बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जितनी बार आप परिणाम को लेकर के चिंतित होंगे या सोचते रहेंगे कि गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, रिश्तेदार ऐसे होंगे, वो जलेगा, वो खुश होगा, इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, रिजल्ट आएगा तो मम्मी पापा के चेहरे पर कैसी खुशी होगी, इस मामले में जैसे ही आप सोचने लगेंगे आपका परिणाम आपसे कोसों दूर चला जाएगा। इस वजह से अपने सिर्फ टेबल पे रखे किताब के बारे में, ग्रंथों के बारे में सोचिए। क्लियर। अब तो वैसे भी मैं तो एक बात और भी कहता हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ कि अब तो भारत सरकार के किसी भी परीक्षा पर मुझे तो घिन आती है, थू आती है। सही बोल रहा हूँ। आप कोई भी पेपर देख लीजिए, सब लीक है। अभी कोई देख रहा था यूपीएससी में ऐसे ऐसे लोग प्रश्न डाल रहे हैं जिसका कोई तुक नहीं है। अब तो कई लोगों की कुंडलियां फोन पे आती हैं तो कई बार लोगों से सुनने को मिलता है, अब पंडित जी इस बार तो यूपीएससी में ऐसे प्रश्न आए थे कि जिसका कोई न सिर है न पैर है। तो क्या ही कह सकते हैं। तो मतलब इस पे तो नियंत्रण स्थापित क्या ही कर सकते हैं। मुझे तो लगता है, मैंने वही बात कही कि कोई भी सरकार आती है वो 5 साल अच्छा काम करती है, 5 साल के बाद
उसकी उसका जो जैसे हो जाता है उसको शाप लग जाता है, जो अच्छा कर ही नहीं सकती। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हो जाता है। चलिए खैर, उस विषय पे चिंतन न करें। तो इतनी बात मैंने कही है। अब मैं यहाँ से आपको लग्न, नवांश और दशमांशा में से मैंने लगभग सभी बातों को कवर किया है। यहाँ पे जो बात बन रही है, यहाँ शुक्र का बैठना आपको कभी बेरोजगार नहीं होने देगा। मंगल का बैठना लाभेश होकर के आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करेगा। सूर्य जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली के अष्टमेश होकर के बैठे हैं। उन्होंने ही आपको दरअसल नौकरी दी थी कम पैसों वाली। यहाँ पे भी वही बात बन रही थी, लेकिन सूर्य के ऊपर जो शनि का प्रभाव था उसने नौकरी छुड़वाई। जो कानून की पढ़ाई पढ़े आप, वो गुरु के ऊपर शनि के प्रभाव के कारण था। यहाँ पे गुरु का प्रभाव ठीक है, शनि मंगल का संबंध है, प्रेम विवाह के योग दिख रहे हैं। यहाँ भी शुक्र मंगल का संबंध है। आंखों की समस्या, कई बार हार्मोन की गड़बड़ी, स्किन से संबंधित समस्या, ये सब चीजें होती हैं। तो हमें यहाँ पे इसका ध्यान देना होगा। मन बहुत ज्यादा सोचता है क्योंकि राहु अष्टम में बैठे हैं। एक से अधिक प्रश्न लगातार एक ही सेकंड में कई बार बन जाते हैं। मन को शांत करना होगा। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें बने रहने देना चाहिए, उसको छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार हम वो विषय भी पढ़ रहे होते हैं जिसको पढ़ने की कोई आवश्यकता ही आपको नहीं है। कई बार हम उस विषय पर भी माथा पीट रहे होते हैं जहां कुछ मिलने वाला नहीं है ना। तो ये होता है, और अगर ये होता है तो इस राहु के कारण होता है। ठीक है, आगे बुध आएंगे जो आपकी कुंडली में मैं समझता हूं वर्गोत्तम होने के कारण बलवान है, और वो आपको और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी देंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं नक्षत्रों की, तो सूर्य आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का सहयोग प्राप्त करा रहे हैं। चंद्रमा आपको कंफ्यूज कर रहे हैं और कई बार आपके मन मस्तिष्क को आंदोलित और भ्रमित भी कर रहे हैं। मंगल मूल नक्षत्र में बैठ करके आपको अनुभव प्राप्त करने का बल दे रहे हैं कि मुझे यहाँ से भी कुछ सीखने को मिल जाएगा, यहाँ से भी मैं कुछ सीख लूंगा। और सिंहासना योग लगा रहे हैं कि व्यक्ति सिंहासन पे आरूढ़ होना चाहता है। बुध जन्म कुंडली में जिस स्थिति में है उसके आधार पर व्यक्ति वर्तमान को समझ रहा है और भविष्य का आकलन कर रहा है। ये बुध के कारण है, कैपेसिटी बढ़ रही है। देव गुरु के कारण धर्म, आध्यात्म, चिंता, न्याय, और कई बार जहां क्रोध करना चाहिए वहां क्रोध नहीं आता, जहां नहीं करना चाहिए वहां क्रोध आ रहा है। देव गुरु के बाद शुक्र देव आपकी कुंडली में अनुभव दे रहे हैं बहुत सारे विषयों का। शुक्र के बाद शनिदेव पूर्वा भाद्रपद में बैठे हैं। इस आधार पर उनके अंदर न्याय, कानून और जो अनुशासन है वो आ रहा था। राहु अष्टम भाव में बैठे हैं, वो रोग दे रहे हैं, पेट परेशान कर रहे हैं, मसालेदार चीजों से शरीर को नुकसान, और कई बार मन में बहुत सारे प्रश्न, वाणी की कठोरता भी दे रहे हैं। ये ग्रहों के नक्षत्र की बात थी। अब मैं बात करूंगा चंद्रमा से विभिन्न ग्रहों का संबंध। चंद्रमा से नवम स्थान के जो राहु होते हैं वो व्यक्ति को ना परिणाम मिलने से पहले उसको 90% तक परिणाम में ले जाते हैं और 10% तक फिर छोड़वा देते हैं। तो ऐसा चंद्रमा से राहु के कारण हुआ था। चंद्रमा से 9 घर आगे, नहीं 10 घर आगे सूर्य, कई बार व्यक्ति बुद्धि और युक्ति संगत बात करने में संकोच करता है या वक्त पर उसकी चीजें भूल जाती हैं। तो समय पे सोना जागना ये बहुत मायने रखेगा। चंद्रमा से बुध का 10वें स्थान में जाना निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर सकता है। चंद्रमा से 10 घर आगे गुरु आलीशान बंगला, भवन, भूमि, वाहन, चौपाया, सुख, ये सब देने वाले बनते हैं। चंद्रमा से 11 घर आगे मंगल पराक्रमी और श्रेष्ठ वक्ता बना देते हैं। चंद्रमा से 11 घर आगे शुक्र दाम्पत्य को सुंदर और बेहतरीन बनाते हैं। ये सारी चीजें जन्म कुंडली में बन रही हैं। अब मैं आगे, ये तो चंद्रमा की बात हो गई। विभिन्न वर्ग चार्ट के आधार पर अगर बात करूं तो विद्या अध्ययन इस कुंडली का 100% बहुत अच्छा है, हमें विश्वास करना होगा। और कुंडली नौकरी के मामले में अच्छी दिखाई दे रही है। हाँ, पक्के तौर पे नौकरी के योग इस कुंडली में है और अच्छे पद वाली नौकरी के योग हैं। अरिष्ट चक्र के आधार पर स्वास्थ्य में हमें राहु और केतु की दशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उसके बाद मंगल और शुक्र की दशा में भी हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित क्षेत्र में लाभ गुरु देंगे, चंद्रमा, शुक्र और बुध भी देंगे, जबकि शनि, मंगल और सूर्य, राहु, केतु कष्ट दे सकते हैं, मतलब चोट चपेट हो सकता है कि लग जाए। भाग्य का बल बढ़ाएंगे शुक्र, मंगल, गुरु, चंद्रमा, बुध, जबकि सूर्य, राहु और शनि भाग्य के प्रभावों को मंद कर सकते हैं और संघर्ष दे सकते हैं। होरा चक्र के आधार पर सूर्य और शनि चाहते हुए नहीं भी, ना चाहते हुए भी उन्हें शुभ परिणाम कई बार देना ही होगा कुछ हद तक। बाकी इसके अतिरिक्त बुध, राहु, केतु, मंगल, शुक्र, गुरु और चंद्रमा
थोड़े मेहनत के साथ धन देने वाले ग्रह बन रहे हैं। जीवन पर्यंत इस कुंडली में माता और पिता दोनों के सुख दिखाई दे रहे हैं। माता का सुख ज़्यादा है, माता को थोड़ी रुग्णता, मानसिक बीमारी या मन में ज़्यादा चिंताएं देना। पिता का पक्ष इस कुंडली में सामान्यतया नेचुरली थोड़ा ठीक ठीक दिखाई दे रहा है, पर पिता से अनुशासन आ रहा है और माता से इमोशन आ रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो संतान का सुख इस कुंडली में निश्चित रूप से है जरूर, पर वक्त पे विवाह होना चाहिए और वो ज़्यादा जरूरी है, मुझे जो लगता है। और इतनी सारी चीज़ें इस कुंडली में सारे के सारे ग्रह 100% परिणाम करेंगे, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का बल बहुत ही बलवान बना हुआ है। 12वें भाव में चंद्रमा है, इम्यून को ठीक करना होगा, नियमित दिनचर्या का पालन करना होगा। नक्षत्र के आधार पर अगर बात करें तो अनुराधा नक्षत्र, उसके बाद अनुराधा के बाद रोहिणी, उत्तरा भाद्रपद और भरणी और पुनर्वसु और पुष्य, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए आपके लिए अच्छे रहेंगे। गुरुवार और सोमवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। अंक आपके लिए 1 और 4 बहुत अच्छे रहेंगे। नक्षत्र इतना बता दिया। दिन गुरुवार और चंद्रवार अर्थात सोमवार बहुत अच्छा रहेगा। एक लाजवर्त भी तत्काल तुरंत धारण कर लीजिए और एक नवग्रह कवच भी तुरंत धारण कर लीजिए। इतनी सारी चीजें हैं। अब हो गई बात। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।